दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना से हुई। किससे हुई है? पर्सोना से हुई है। और कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। एक डेफिनेशन है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। बढ़ते अपन आगे बढ़ते हैं इनकी परिभाषाओं की तरफ। तो दोस्तों व्यक्तित्व विकास की परिभाषाएं कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दी है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई। और जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। छोटी सी परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की। व्यक्तित्व क्या है? तो दोस्तों व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अगली परिभाषा वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कौन सी डेफिनेशन दी? व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। क्या है? व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ये परिभाषा दी है, वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। अब अगली परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने? मार्टन ने दी। मार्टन की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियाँ, भावनाओं, इच्छाओं आदि का समुदाय है। बढ़ते हैं अपन आगे बिग एवं हंट की परिभाषा के ऊपर। तो बिग एवं हंट ने परिभाषा क्या दी है? व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। क्या है? व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑलपोर्ट की है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के संबंध में क्या कहा है? तो व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। दोस्तों ये थी पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस। अब बात करते हैं अपन इसके सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के मापन के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो आपके सामने 7 सिद्धांत है। अब बात करते हैं सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा। शरीर रचना का सिद्धांत दोस्तों शेल्डन के द्वारा दिया गया। विशेषक सिद्धांत आरबी केटल के द्वारा दिया गया। जीव का सिद्धांत गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया। हार्मिक सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। मांग सिद्धांत हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया। दोस्तों एक बार और पढ़ लीजिए इसे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया। शारीरिक सिद्धांत किसने? शेल्डन ने दिया। विशेषक सिद्धांत आरबी केटल के द्वारा दिया गया। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया। और हार्मिक सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। मांग सिद्धांत हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे हम व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार बताए। अब सबसे पहले बात करेंगे हम केचमर के बारे में। तो दोस्तों केचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार किस प्रकार से बताए? रचना के आधार पर। ठीक है, केचमर ने शरीर रचना के आधार पर दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताए। आगे आप देखना, केचमर ने शरीर की रचना का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? केचमर का शरीर रचना पर आधारित वर्गीकरण क्या है? इन्होंने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। अब कौन कौन से बताए इनके बारे में? शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। शक्तिहीन को एस्थेनिक कहते हैं, खिलाड़ी को एथलेटिक्स कहते हैं, नाटा यानी पिकनिक। अब बात करते अगले प्रकार के बारे में। ये था केचमर का शरीर रचना पर आधारित वर्गीकरण। अब कपिल मुनि का स्वभाव पर आधारित है, वो शरीर रचना पर आधारित था, ये वाला स्वभाव पर आधारित है। तो व्यक्तित्व विकास का जो इन्होंने वर्गीकरण किया कपिल मुनि ने स्वभाव के आधार पर, तो इन्होंने भी 3 रूप बताए, 3 प्रकार बताए इसके। कौन कौन से? सत्व प्रधान व्यक्ति, राजस प्रधान व्यक्ति और तमस प्रधान व्यक्ति। 3 प्रकार कपिल मुनि के द्वारा बताए गए स्वभाव के आधार पर सत्व प्रधान व्यक्ति
राजस प्रधान व्यक्ति और तमस प्रधान व्यक्ति। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के बारे में। तो अगला प्रकार थार्नडाइक ने बताया और थार्नडाइक ने चिंतन पर आधारित वर्गीकरण किया। किस पर किया? चिंतन पर आधारित वर्गीकरण किया। दोस्तों थार्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। अगर आपकी कमेंट रहेगी तो मैं थार्नडाइक के ऊपर स्पेशल थार्नडाइक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन निकलते हैं उनका वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं थार्नडाइक का चिंतन पर आधारित वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार बताए इन्होंने। तो थार्नडाइक के अनुसार सूक्ष्म विचार, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक। क्या है? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और सूक्ष्म विचारक। ये व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? चिंतन पर आधारित थार्नडाइक महोदय के द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं अगला व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। स्प्रेंगर। स्प्रेंगर भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है स्प्रेंगर। उन्होंने समाज संबंधी वर्गीकरण किया। अब समाज संबंधी वर्गीकरण किया किस प्रकार से किया व्यक्ति का? उन्होंने इसका वर्गीकरण किया वैचारिक आधार पर, आर्थिक, सौंदर्यात्मक आधार पर, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। इन सभी तथ्यों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने बताए। कौन कौन से? वैचारिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। ये 6 प्रकार इनके द्वारा बताए गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार। अब दोस्तों जुंग महोदय द्वारा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण बताया गया। किसके द्वारा? जुंग के द्वारा। जुंग ने 3 प्रकार के बताए। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जुंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया किसने किया दोस्तों? ये जुंग के द्वारा किया गया। और आज के समय में वर्तमान युग में वर्गीकरण जुंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम मान्य माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भेद बताए। किसके? मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के 3 भेद बताए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। अपन पहले बात करते हैं अंतर्मुखी। तो दोस्तों अंतर्मुखी कौन होता है? अंतर्मुखी आदर्शवादी, संकोची स्वभाव वाले होते हैं। कौन होते हैं? अंतर्मुखी आदर्शवादी और संकोची स्वभाव वाले होते हैं। इसी स्वभाव के कारण ये अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल रहते हैं। संकोची होते हैं, अंतर्मुखी आदर्शवादी होते हैं और ये थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। इस कारण ये अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में थोड़े असफल रहते हैं। ये बोलना और मिलना कम पसंद करते हैं। बोलना मिलना लोगों से थोड़ा कम पसंद करते हैं और पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं। इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। क्या होती है? अंतर्मुखी लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है, पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं और ये बोलना और मेल मिलाप में थोड़ा कम पसंद करते हैं। अब बात करेंगे अपन बहिर्मुखी के बारे में। व्यक्तित्व जुंग के द्वारा दिया गया मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण कौन सा है? इसका दूसरा टॉपिक कौन सा है? बहिर्मुखी। तो दोस्तों बहिर्मुखी के बारे में अगर बात करेंगे तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व भौतिक सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। क्या लेते हैं? भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ये मेल जोल बढ़ाने वाले व्यक्ति और वाचाल होते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल वाले होते हैं और बातचीत ज़्यादा ही करते हैं, वाचाल लोग होते हैं। यह अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ में व्यक्त करते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। किसमें? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। बाहरी सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। कौन रहते हैं? अधिकतर बहिर्मुखी लोग बाहरी सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। अगला और अंतिम तीसरा प्रकार जुंग के द्वारा दिया गया कौन सा? उभयमुखी। उभयमुखी के बारे में बात करें। इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी तथा कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। देखो ये उभयमुखी है तो होते हैं, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये बहिर्मुखी भी होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं कुछ कुछ परिस्थितियों के अनुसार। जैसे एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, अच्छा लिखने वाला, किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। इस प्रकार के बालक उभयमुखी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपन व्यक्तित्व। अभी तक व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो इस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं और वो कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कौन कौन से कारक होते हैं ऐसे कारक जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक होता है वंशानुक्रम का प्रभाव।
बालक के व्यक्तित्व पर वंशाणु का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। परिवार, घर परिवार का भी प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास व रुचि का प्रभाव पड़ता है बालक के व्यक्तित्व विकास में, और शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, बालक में वंशानुक्रम से संबंधित या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, विद्यालय संबंधित या वंशानुक्रम से रिलेटेड सभी प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। अगर किसी भी प्रकार से बालक के व्यक्तित्व में ये कारक बाधा डालते हैं तो उसका सर्वांगीण विकास होने से रुक जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।